गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, अनदर अनदर फैसिनेटिंग टॉपिक ऑफ लिविंग वर्ल्ड इज टेक्सोनॉमी। देखिए, लास्ट टॉपिक में हमने किया था बायोलॉजिकल अगर क्लासिफिकेशन किया था और उसके बाद हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा। बहुत बढ़िया टॉपिक्स थे। अब टेक्सोनॉमी क्यों करते हैं? क्योंकि टेक्सोनॉमी जो है सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। लेकिन होता क्या है कि हम कई बार इसको कंफ्यूजिंग खुद ही बना देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बिना समय गवाए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेक्सोनॉमी की जब हम बात करते हैं ना, तो यहां पर दो वर्ड्स, पहले नाम को डिकोड कर लेते हैं। टेक्सिस का मतलब क्या है? अरेंजमेंट। देखिए, अरेंजमेंट एंड नोमोस का मतलब है लॉज, यानी लॉज ऑफ अरेंजमेंट। यहां पर हम अल्टीमेटली क्या करने वाले हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको हमें एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में लाना है। अब वो हम किस तरह से करेंगे? वो हम इस तरह से करेंगे कि हम यहां एक डेफिनेशन लिखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद। अब किसके साथ डील्स करती है? देखो, किसके साथ ये कंसर्न रखती है, यही समझना है हमें। डील्स विद करेक्टराइजेशन। देखो, मैं यहां पर बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें लिखने वाला हूं। करेक्टराइजेशन, उसके बाद देन आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर आ जाता है हमारा नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन करेक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन करेक्टर्स। ये टेक्सोनॉमी, सिंपल सी बात। ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन करेक्टर्स। अब वो कॉमन करेक्टर्स क्या है? कॉमन करेक्टर्स में हम क्या लेंगे? वी विल टेक सिमिलैरिटीज। देखिए, हम लेंगे सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। देखो, बात समझ आ गई ना? जब हम कॉमन करेक्टर की बात करते हैं ना, तो हम यहां पर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ले रहे हैं। तो देखो, यही वो सिंपल सी टेक्सोनॉमी है जहां हम ऑर्गेनिजम्स को क्या कर रहे हैं? उनकी करेक्टराइजेशन कर रहे हैं। अब ये करेक्टराइजेशन क्या चीज है? देखो, करेक्टराइजेशन हमारे पास क्या ये प्रॉपर है क्या? देखो, करेक्टराइजेशन में ये यहां एक टॉपिक लिखा है, इसको भी साथ साथ कर लेते हैं। पिलर्स ऑफ टेक्सोनॉमी। देखो, पिलर्स ऑफ टेक्सोनॉमी, अगर टेक्सोनॉमी के चार स्तंभ देखे जाए ना, तो वो यही है। नंबर एक, करेक्टराइजेशन। नंबर दो, आइडेंटिफिकेशन। नंबर तीन, नॉमेनक्लेचर। और नंबर चार, क्लासिफिकेशन। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सीक्वेंस करेक्ट सीक्वेंस है। जब भी हम टेक्सोनॉमी करते हैं तो ये करेक्ट सीक्वेंस हम लेते हैं, ये करेक्ट सीक्वेंस। तो ये तो हमें याद रखना है भाई, याद तो रखना ही पड़ेगा। क्योंकि इसी से हम कई बार एमसीक्यू आ सकता है कि करेक्ट सीक्वेंस बताइए टेक्सोनॉमी का। करेक्ट सीक्वेंस बताइए। तो यहां याद रखिएगा, पहले हम क्या करते हैं? करेक्टराइजेशन, सिंपल सी बात है। हम उसके मॉर्फोलॉजिकल एनॉटमिकल करेक्टर्स लेंगे, साइटोलॉजिकल करेक्टर्स ले सकते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल करेक्टर्स ले सकते हैं। तो आप करेक्टर्स जो हैं, यहां करेक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि यहां पर आप सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स ले लो। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स ले लो, एनॉटमिकल करेक्टर्स ले लो, देन एम्ब्रियोलॉजिकल करेक्टर्स ले लो। ठीक है, साइटोलॉजिकल करेक्टर्स ले लो, एक्सेट्रा। आइडेंटिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं? देखो, आइडेंटिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफिकेशन में हम, सिंपल सी बात है, करेक्ट प्लेसिंग, करेक्ट प्लेसिंग
of organisms in a system of classification। अब देखो इसको हमें किस जगह पर प्लेस करना है वो भी तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, है ना। वो करेक्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम इसको कहां फिट करते हैं वो भी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां सिर्फ करेक्ट प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं है, हमें इसके साथ साथ हमें इसका सही नाम भी पहचाना होगा। यहां पर ऑल्सो टू फाइंड आउट द करेक्ट नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये भी तो पहचाना, क्योंकि हम बेसिकली जब भी टेक्सोनॉमी करते हैं या कोई नया ऑर्गेनिज्म, नेचुरली हम ये नया ऑर्गेनिज्म यहां ढूंढ रहे हैं तो हम किसके साथ कंपेयर करेंगे। देखो हम कंपैरेटिव किसके साथ कंपेयर करने जा रहे हैं ये तो देखना ही पड़ेगा ना, तो कंपेयर किसके साथ करने जा रहे हैं। देखिए यहां पर हम कंपैरेटिव किसके साथ कर रहे हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म, जो भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं न्यू ऑर्गेनिज्म is compared with the already known species। बात समझ आई, बात समझ आई। ऑलरेडी नोन स्पीशीज के साथ ही आप कंपेयर कर रहे हो, तभी तो हम करेक्टराइजेशन कर रहे हैं, तभी तो हम वो करेक्टर्स को देख रहे हैं कि मान लो हमने कोई इंसेक्ट ही देखा, मैं सिंपल सी बात करता हूं, अगर आपने कोई इंसेक्ट देखा तो आपने देखा कि उस इंसेक्ट के 3 पेयर्स ऑफ लेग्स है, लेकिन अब उसकी बॉडी भी देखी, बाहर क्यूटिकल है, सब कुछ देखा, लेकिन अब आप देखते हो कि ये जो हमने नया ऑर्गेनिज्म देखा है, ये नया ऑर्गेनिज्म देखा है तो ये क्यूटिकल है, इंसेक्ट्स भी की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी क्या है, इसकी जो पेयर ऑफ लेग्स है वो ज्यादा है, पेयर ऑफ एग्स क्या है, वो ज्यादा है, लेकिन है जॉइंटेड, जॉइंटेड अपेंडेजेस है। तो अगर ऐसा हम कहते हैं कि जॉइंटेड अपेंडेजेस है, 3 पेयर ऑफ लेग्स से ज्यादा है, तो हम तब भी तो कह सकते हैं कि ये इंसेक्टा में ही है। अब उसको करेक्ट नेम देना, करेक्ट प्लेस करना, अब नेचुरली वो भी तो जरूरी है, तो वो सारा हम आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस पे करते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, दैट इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इज व्हाट, हम टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज साइंटिफिक नेमिंग। अब यहां इसका साइंटिफिक नेम देना पड़ेगा, और वो भी नेम हम कैसे देंगे, बाय कंपेयरिंग इट विद द नोन स्पीशीज, उसी नोन स्पीशीज के साथ देना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। अब उसके बाद फाइनल जो स्टेप है ना वो है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, हम जानते हैं क्लासिफिकेशन को हम क्या डेफिनेशन देते हैं, एनसीईआरटी में बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है, मैं इसको थोड़ा सा एरो यहां ले आता हूं। लिखा गया है कि ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, बड़ी ही सिंपल, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स into convenient categories, into convenient categories based on some easily observable characters, easily observable करेक्टर्स। तो देखो जो हमने वो इजीली ऑब्जर्व, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी जो आसानी से हम कर सकते हैं वो हमने किया, और अल्टीमेटली इसकी क्लासिफिकेशन यानी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर दिया, इसको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर दिया। अब यहां पर अब एक चीज आती है कि ये टेक्सोनॉमी जो है, जब हम ये 4 पिलर्स देखते हैं, करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर भी कर लिया, क्लासिफिकेशन भी कर लिया, अब यहां पर बात ये आती है कि जो टेक्सोनॉमी है इसकी हम 2 ब्रांचेस अगर देखा जाए तो 2 हम ब्रांचेस कहते हैं। एक तो थी ओल्ड टेक्सोनॉमी जिसकी हम ये बात कर रहे हैं, यहां पर कहीं भी हम एक नई टर्म जो भी यूज करने वाले हैं उसकी बात करेंगे। तो देखो यहां पर ओल्ड टेक्सोनॉमी है और इसके साथ साथ मॉडर्न टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। कई बार टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में भी हम ऐसा कहते हैं दे आर सिनोनिम्स, एक ही टर्म्स है, लेकिन फर्क है। देखो फर्क है, ये याद रखना कि दोनों में फर्क है।
अब वो फर्क क्या है जरा हम समझ लेते हैं कि ओल्ड टेक्सोनॉमी और मॉडर्न टेक्सोनॉमी में क्या फर्क है। देखो, ओल्ड टेक्सोनॉमी में एक चीज याद रखिएगा, यहां पर स्पीशीज जो थी, यहां पर जो स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट, स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी। स्पीशीज क्या है, वो बेसिक यूनिट है, और यहां पर क्या है, ये चेंज नहीं होती। याद रखिएगा, स्पीशीज यहां कहीं भी चेंज नहीं होती, यानी एंड एक बड़ा अच्छा वर्ड है इम्यूटेबल, यानी कोई म्यूटेशन नहीं होती, यानी ये स्टैटिक है, फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रही। बात समझ आ रही है? अब यहां पर जो भी हमने स्पीशीज, जो नॉन स्पीशीज से जो हमने न्यू स्पीशीज डिस्कवर की, नेचुरली हमने कंपेयर किया, तो कंपेयर क्या किया? अब देखो, स्पीशीज कैन बी सेपरेटेड, देखो ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम अदर्स बाय मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स। देखो, है ना बात, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स लिए। ये ओल्ड टेक्सोनॉमी थी, ये ओल्ड टेक्सोनॉमी थी। यहां हम ये भी करते थे कि वन और फ्यू स्पीशीज स्टडी गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ द होल ग्रुप, गिव इंफॉर्मेशन ऑफ द होल ग्रुप। अब ज्यादा तो नहीं हम इसमें करेंगे, ज्यादा हम इसको खींचेंगे नहीं, लेकिन मोटा मोटा अगर देखा जाए तो ये क्या था, बेसिक ओल्ड टेक्सोनॉमी थी, है ना। अब यहां पर क्या है, लेकिन अगर दूसरी साइड चला जाए, मॉडर्न टेक्सोनॉमी में चला जाए, तो यहां पर क्या था, स्पीशीज बेसिक यूनिट किसका था, इवोल्यूशन का। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इवोल्यूशन, यानी मॉडिफिकेशन विद टाइम। और इसका मतलब है कि अगर इवोल्यूशन का है तो यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम कहेंगे कि इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज म्यूटेबल, इट चेंजेस, इट हैज वेरिएशन, यहां वेरिएशंस आती हैं। बात समझ आ रही है? तो यहां पर क्या है, देयर आर वेरिएशंस, वेरिएशंस का मतलब ये चेंज होती है। यहां पर कुछ नहीं था, इट इज इम्यूटेबल, यानी यहां हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन है और वेरिएशंस तो होंगी। अगर देखो, अगर इवोल्यूशन जहां भी आ गया, यहां हम ये कह सकते हैं, जहां भी इवोल्यूशन आ गया वहां हम ऐसा कह सकते हैं कि देखिए, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, देयर इज देयर इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। देखो, बात याद रखो, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ। व्हाट आर द चेंजेस, डिसेंडेंट्स जो बाद में आए, वो डिसेंडेंट्स जो थे वो किस तरह से चेंज हुए। देखो, सिंपल सी बात है, डिसेंडेंट्स कैसे चेंज हुए, जो नई स्पीशीज बनती गई समय के साथ बदलती गई, वो कैसे हुआ। अगर आप 12th में पढ़ोगे, देयर इज accumulation ऑफ वेरिएशंस, accumulation ऑफ वेरिएशंस, जो चेंजेस इकट्ठी होती गई और एक नई स्पीशीज बन गई। एक समय ऐसा आया, नई स्पीशीज बन गई। फिर मॉडर्न थ्योरी में अपनी अपनी कहानी है, वो अलग चीज है, ठीक है ना। अब यहां पर हम, जैसे हमने कहा कि वन और फ्यू स्पीशीज गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द होल ग्रुप, यहां नहीं ऐसा, यहां हमें एक्सटेंसिव स्टडी करनी पड़ती, एक्सटेंसिव स्टडी of large number of species, large number of species और organisms। बात समझ आई? और यहां पर हम ये नहीं कहते कि वन स्पीशीज कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर बाय मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट। एक्सटेंसिव स्टडी का मतलब क्या है, एक्सटेंसिव स्टडी का मतलब है कि यहां पर हम क्या ले रहे हैं, मॉर्फोलॉजी के बारे में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसकी भी हम स्टडी कर रहे हैं, हम एनाटॉमी की भी स्टडी कर रहे हैं, हम
एम्ब्रियोलॉजी की भी स्टडी कर रहे हैं, हम साइटोलॉजी की भी स्टडी कर रहे हैं। तो देखो यहां पर सेल स्टडी, एवरीथिंग, बायोकेमिस्ट्री की भी स्टडी कर रहे हैं, साइटोटैक्सोनॉमी की भी स्टडी कर रहे हैं। तो बहुत सारी, यानी एक्सटेंसिव स्टडी का मतलब क्या है, यहां पर हमने ये जो सेकेंड पॉइंट लिखा है, यहां तो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स ही थे, लेकिन यहां क्या था, एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज जो थी। ठीक है, और यहां पर एक्सटेंसिव स्टडी का मतलब है कि हमने क्या किया, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स नहीं लिए, हमने देयर इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी लिया। अब ये मैंने एग्जैक्ट डिफरेंस तो नहीं लिखा, लेकिन ये जो है, ये जो हमारे दिमाग में चीज आती है ना कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी और क्लासिकल टेक्सोनॉमी में क्या फर्क है, तो यही एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का फर्क है, बाकी ऑलमोस्ट मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स वही होता है। यहां पर हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे होते हैं। लेकिन अब जब हम टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक के बीच में सिनोनियम ढूंढते हैं, तो यहां यही है कि जो सिस्टमैटिक्स, अगर हम देखा जाए तो ये एक सिस्टमैटिक्स क्या है, इट्स ए ब्रॉडर ब्रॉडर ब्रांच है। अगर हम कहें ब्रॉडर ब्रांच है साइंस की, और ये जो टेक्सोनॉमी की ब्रॉडर ब्रांच है, इसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स कहते हैं। और इसीलिए सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी को हम कई बार सिनोनियम, एक जैसा, एक ही डेफिनेशन हम उसके लिए यूज करते हैं। सिर्फ फर्क यही याद रखना कि यहां पर सिस्टमैटिक्स में हम मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और अदर ट्रेट्स के साथ साथ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी साथ में इंक्लूड करते हैं। बात क्लियर हो गई? तो देखो यहां पर ये जो छोटा सा टॉपिक था, जहां पर आप देख रहे हो कि स्टडी ऑफ डिफरेंट टेक्सा बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक, ये सिंपल सिंपल क्या है, अब ये टेक्सा क्या है, अभी हम इसकी बात करेंगे। लेकिन अगर आप यहां तक अगर समझ गए हैं तो आपको पूरी चीज समझ आ गई होगी कि हमने टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन, ये वाली सिंपल डेफिनेशन को अगर हम लिख देंगे तो ये भी ठीक होगा। और अगर हम ये कह दें, इसके साथ सिर्फ इतना याद रखें, अगर हम यहां ऐड कर दे ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन करेक्टरिस्टिक, कॉमन करेक्टर्स एंड देयर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसके साथ एक ऐड कर दे एंड देयर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तो सिस्टमैटिक्स बन जाएगा। तो यानी सिस्टमैटिक्स में थोड़ी सी एडिशन है, और वो क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। वो क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। बात समझ आई? अब देखो ज्यादा एग्जांपल्स देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आगे जब हम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां हमें पूरी तरह से समझ आ जाएगा। अब जहां तक टेक्सोनॉमी का सवाल है, इट इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट टेक्सा। अभी हमने ऊपर लिखा, चलिए हेडिंग फिर से डाल लेते हैं। तो जब हम टेक्सोनॉमी की बात करते हैं तो वहां हमने क्या ऊपर लिखा, हमने कहा देयर इज स्टडी ऑफ डिफरेंट टेक्सा, स्टडी ऑफ डिफरेंट टेक्सा। तो अब जरा इसको समझ लेते हैं कि ये टेक्सा टर्म क्या है। देखो टेक्सा क्या है, इट इज द ग्रुप ऑफ organisms, group of organisms in a hierarchy of classification, hierarchy of classification। अब नेचुरली किसके बेसिस पर, इट इज बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टर्स, याद रखिएगा। अब क्या समझ आया अब आपको? देखो मैं एक सिंपल कहानी कहूंगा आपको। टेक्सा क्या रिप्रेजेंट करता है, टेक्सा रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जैसे जैसे आप हम इस तरह से कहें कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या है, से द इंसेक्ट्स, ऑल द इंसेक्ट्स। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ऑल द इंसेक्ट्स। नाउ जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो सभी क्या हैं, दे फॉर्म ए ग्रुप, एंड दैट ग्रुप इज टेक्सॉन, दैट ग्रुप इज टेक्सॉन, एंड दैट टेक्सॉन represents a level,
it basically we can say describes a level. ये क्या करता है? It represents a level or rank or category in taxonomic hierarchy. Now what is this now? ये क्या बला आ गई? अब ये क्या चीज आ गई? ये जो हमने यहां लिख दिया, यहां तक तो हमें भाई सर बिल्कुल समझ आ गया कि टेक्सा क्या है? स्टडी ऑफ डिफरेंट टेक्सा मीन स्टडी ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स which are placed in a single कैटेगरी. अब सिंगल कैटेगरी जो वो है, उस सिंगल कैटेगरी को हम ऐसा भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज रैंक, है ना, या लेवल भी कहते हैं ऐसा. अब ये क्या चीज है? अब टेक्सोनोमिक हायरार्की की आ गई, रैंक, कैटेगरी, ये क्या चीज है? टेक्सा तो हमें समझ आ गया कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, रियल ऑब्जेक्ट्स. लेकिन अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक लेवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब वो लेवल क्या है? देखो, अगर हम टेक्सोनोमिक कैटेगरी को बोले तो ये क्या है? एनसीईआरटी में बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है, यूनिट ऑफ. चलिए लिख लेते हैं हम यहां पर एक बहुत ही अच्छा पॉइंट लिख लेते हैं. टेक्सोनोमिक कैटेगरी क्या है? यूनिट ऑफ ग्रुपिंग. यूनिट ऑफ ग्रुपिंग इन ए सिस्टम. इन ए सिस्टम of classification at any level. At any level. At any level is known as taxonomic hierarchy. क्या मतलब हुआ अब इसका? अभी भी समझ नहीं आ रहा, अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा. अगर देखा जाए तो ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि बड़ा बहुत बहुत मुश्किल से समझ आता है. देखो अब ये क्या कह रहा है कि यूनिट ऑफ ग्रुपिंग, यूनिट ऑफ grouping in a system of classification at any level is taxonomic hierarchy. कैसे? अब देखो यहां पर क्या है? टेक्सोनॉमी, यूनिट ऑफ ग्रुपिंग क्या है? यूनिट ऑफ ग्रुपिंग इज ए कैटेगरी. यूनिट ऑफ ग्रुपिंग क्या है? इज कैटेगरी. याद रखिए, यूनिट ऑफ ग्रुपिंग एट एनी लेवल, एट एनी लेवल. अब ये जो यूनिट ऑफ ग्रुपिंग है, किसी भी लेवल पे हमें दिखता है, ये होता है कैटेगरी और रैंक और रैंक. अब हमारे पास क्या है? देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है, यानी जो कैटेगरीज हम यूज करते ही करते हैं. हालांकि कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी होती हैं, तो उनकी हम बात यहां नहीं करेंगे. 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं जहां पर अगर हम देखें, चलो थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं ताकि जगह बना लें पूरी तरह से. देखो जैसे अब हम यहां ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं सबसे, यहां जो ऑब्लिगेट कैटेगरी है, सबसे पहली किंगडम, देन फाइलम, क्लियर, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज. एक बहुत ही इसको इसको याद रखिएगा कि ये जो ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, इनको हमने सीरीज में ही याद रखना है. और यहाँ पर एक ट्रिक है जो बहुत सी बुक्स में लिखा होता है, हालांकि हम बहुत से अपने अपने ट्रिक देते हैं, लेकिन मैं उसी ट्रिक को फॉलो करूंगा जो है, दैट इज कीप पॉट्स क्लीन, अदरवाइज family
family gets sick. अब देखो, अगर हम कीप की बात करें, ये कीप है हमारे पास, तो अगर हम कीप को देखो तो दिस इज किंगडम, दिस इज किंगडम, ये सीरीज में होना चाहिए. पॉट्स मींस फाइलम. और एक चीज याद रखिएगा कि अगर अगर प्लांट्स की बात आती है तो फाइलम की जगह हम क्या यूज करेंगे? डिवीजन. डिवीजन किसके लिए यूज करेंगे? प्लांट्स के केस में. और एनिमल्स के केस में फाइलम ही यूज करेंगे. क्लीन, दैट इज द क्लास, अदरवाइज इट्स द ऑर्डर. फैमिली की जगह फैमिली ही यूज कर लेंगे. और उसके साथ गेट्स, जीनस, एंड सिक इज द स्पीशीज. तो ये जो ऑर्डर है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही कैटेगरीज का रखना है हमने, इसको इसको चेंज नहीं करना है. अब देखो, यहां पर अगर हम एक क्लासिफिकेशन लेते हैं और फिर एकदम से हम इसको पढ़ने की और इसको समझने की कोशिश करेंगे. देखो, यहां पर जो सबसे बड़ी कैटेगरी है, अगर मैं यहां लिख दूं तो ये है कैटेगरी, ये है कैटेगरी. और जिसे हम क्या कहते हैं? रैंक. और इसके अंदर हमारे पास क्या आते हैं? द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच रिप्रेजेंट्स द कैटेगरी और रैंक, दैट इज कॉल्ड टेक्सॉन. बात समझ आ गई? इसके अंदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जिन्हें हम क्या कहते हैं? टेक्सॉन. और सिंपल सी बात है ना, टेक्सॉन ही कहा गया, या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रेजेंट्स दिस कैटेगरी. अब जैसे मैं एक क्लासिफिकेशन लिखता हूं, जैसे किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, एनिमेलिया लिख दिया. देन फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है. ह्यूमन की क्लासिफिकेशन लेते हैं. क्लास मैमेलिया, ठीक है. ऑर्डर प्राइमेट्स और प्राइमेटा. देन फैमिली होमिनिडे, ठीक है, होमिनिडे. जीनस होमो. और स्पीशीज सेपियंस. और इसको हम इस तरह से अंडरलाइन करते हैं. अब देखो, इसमें जो सिंपल सी बात याद रखना, टेक्सॉन इज बेसिकली द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर रिटन टू दिस साइड. ये टेक्सॉन है. दीज आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दीज आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे एनिमल्स है, कॉर्डेटा है. अब इसके कैरेक्टर्स क्या होंगे? नेचुरली इसके कैरेक्टर कॉर्डेटा, हम जानते हैं कॉर्डेटा क्या है. कॉर्डेटा हम जानते हैं जिसके अंदर वो नोटोकॉर्ड है. अब नोटोकॉर्ड बेरिंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होंगे वो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, फाइलम को बिलोंग करते हैं. जितने भी हेयर ऑन बॉडी, पेरेंटल केयर, या मैमल्स है ना, मैमल्स यानी मिल्क प्रोड्यूसिंग, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं, वो सभी के सभी किसमें? इस क्लास कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. प्राइमेट्स ऑर्डर को बिलोंग करते हैं. जितने भी होमिनिडे के हैं फैमिली को बिलोंग करते हैं. जितने भी होमो हैं वो जीनस को बिलोंग करते हैं. सेपियंस इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. सो द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, these belong to a particular category at any level, at a specific level. बात समझ आ रही है? तो ये ध्यान रखिएगा. अब वो किस बेसिस पर, हम क्यों इसे, अब एक और मैं एग्जांपल देता हूं. एक और एग्जांपल जो मैंने इंटरनेट में बड़ी अच्छी देखी, एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल देखी. कैटेगरी क्या है? देखो, मैं साफ कह रहा हूं कि हमें हमें इंटरनेट का भी यूज करना चाहिए. कैटेगरी क्या है? इज ए पार्किंग स्पेस. कैटेगरी क्या है? इज ए पार्किंग स्पेस. मान लो, है ना, कैटेगरी क्या है? एक पार्किंग स्पेस है. एंड टेक्सॉन क्या है फिर? देखो समझो, टेक्सॉन एज द स्पेसिफिक कार. बात समझ आई? स्पेसिफिक कार और वैन.
तो अब समझ आया कैटेगरी, सिंपल सी एग्जांपल, इससे ज्यादा इजी आपको समझ ही नहीं आ सकता। तो कैटेगरी क्या है, एक पार्किंग स्पेस है, और उस पार्किंग स्पेस में हमने क्या किया, कार लगा दी, एंड कार इज अ टैक्सॉन। बिल्कुल ऐसे ही ये पार्किंग स्पेस है किंगडम, और इसके अंदर हमने सभी एनिमल्स को इंक्लूड कर दिया, ग्रुप ऑफ एनिमल्स को इंक्लूड किया, और वो इस किंगडम कैटेगरी में डाल दिए। यहां जैसे ये कॉर्डेटा है, ये पार्किंग स्पेस है फाइलम, और इसमें हमने कौन से ऑर्गेनिज्म डाल दिए जिनके पास नोटोकॉर्ड है, वो सभी के सभी इस जगह डाल दिए। बात समझ आई? तो टेक्सॉन जो है ये बेसिकली रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता है, और कैटेगरी जो है, कैटेगरी इज ए एब्स्ट्रैक्ट टर्म, वो पूरी तरह से कहते हैं डिस्क्रिप्टिव नहीं होती, लेकिन सही डिस्क्रिप्टिव तभी होती है, तभी हम इस किंगडम को कब पहचानते हैं कि ये किंगडम एनिमिलिया है, इस कार की वजह से। इस पार्किंग स्पेस का तभी फायदा है जब इसके अंदर कार आएगी। बात समझ आ गई? तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है, और आई होप आपको ये समझ आया ही होगा। अब एक और चीज, जो एक फाइनल चीज मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, वो फाइनल चीज क्या है कि कैटेगरी जो है, कैटेगरी में भी ये जो किंगडम है, दिस किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी, इज द हाईएस्ट कैटेगरी, और स्पीशीज जो है, इट इज द लोएस्ट कैटेगरी। अब यहां पर एक टर्म यूज करूंगा कि जितने भी, अब नंबर ऑफ करेक्टर्स, नंबर ऑफ कोरिलेटेड करेक्टर्स, अब ये एक टर्म जो है मैंने यूज की है, नंबर ऑफ कोरिलेटेड करेक्टर्स इंक्रीजेस एज वी, देखो ये पॉइंट नोट कर लो, मूव डाउन फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज। डेट इज, इसका मतलब क्या हुआ, स्पीशीज possess मैक्सिमम सिमिलैरिटी। बात समझ आई? और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, डेट इज नंबर ऑफ, देखो ये पॉइंट, ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार आता है, नंबर ऑफ कोरिलेटेड करेक्टर्स डिक्रीजेस एज वी मूव अप फ्रॉम species to kingdom, species to kingdom, that is kingdom possess least similarity, least similarity यानी लेस कॉमन कैरेक्टर्स होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे हम फाइलम से नीचे आएंगे, फाइलम से नीचे आएंगे, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कोरिलेटेड कैरेक्टर्स इंक्रीज इन कैरेक्टर्स, सिमिलर कैरेक्टर्स। लेकिन जैसे जैसे हम स्पीशीज से कहां जाएंगे, टुवर्ड्स किंगडम की तरफ, द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिक्रीज। याद रहेगा? और ये जो है ना पॉइंट बहुत ही आपको फायदा देगा इन एग्जामिनेशन। और अब मुझे लगता है कि आपको अगर देखा जाए, अब ये कोरिलेटेड कैरेक्टर्स की बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, जो फाइनल है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल दीज कैटेगरीज, जितनी भी ये कैटेगरीज है या रैंक्स है, फाइलम, क्लास, किंगडम, इन सभी को हमने डिस्क्राइब करना है। तो वहां मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये कोरिलेटेड कैरेक्टर्स क्या होते हैं और ये क्यों हमने कोरिलेटेड कहा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा
कि ये इंपॉर्टेंट, यहां हम इस सस्पेंस पे बात खत्म करते हैं कि ये जो कोरिलेटेड कैरेक्टर लिख दिया ये क्या लिख दिया। अब इसकी बात हम नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे। तो यहां थोड़ा सा हम एनसीईआरटी को रीड आउट कर लेते हैं, क्योंकि जो हमने पढ़ा है वो हमें समझ भी आना चाहिए कि हमने वो चीज सही से पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। तो चलिए जरा आराम से इसको देख लेते हैं। देखो, अब जितनी भी यहां पर ये जो कैटेगरीज लिखी हैं इस टेक्सा, साइंटिफिक टर्म जो है इन कैटेगरीज को हम टेक्सा ही देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कैटेगरीज क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लेकिन यहां मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, क्योंकि ये जो टेक्सॉन है ये बेसिकली या टेक्सा है, इट इज ऑल्सो नोन एज टेक्सा। ये है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच रिप्रेजेंट्स दिस कैटेगरी और रैंक। अब देखो, हेयर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज। देखो आ गई ना वही बात, टेक्सा जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? कैटेगरीज इंडिकेट कर रहा है एट डिफरेंट लेवल्स। हमने यही बात की थी, यही बात की थी यहां पे, तो टेक्सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स। जैसे कि अब हम एनसीईआरटी की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे प्लांट्स, ऑल द प्लांट्स फॉर्म ए टेक्सा, है ना? जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी क्या बना रहे हैं? दे फॉर्म द ए टेक्सा कॉल्ड, है ना, किंगडम प्लांटे। इसी तरह से वीट ऑल्सो फॉर्म ए टेक्सा विच इज स्पीशीज। एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स आर ऑल टेक्सा, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। बट यू नो, हमें पता है डॉग क्या है? इट इज ए मैमल, है ना? डॉग एक स्पीशीज है विच इज ए मैमल, और सभी मैमल्स क्या है? दे आर एनिमल्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, डॉग्स हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? टेक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। कैसे? जैसे डॉग क्या रिप्रेजेंट करता है? डॉग रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज, ठीक है। मैमल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? क्लास। और एनिमल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? किंगडम। तो बात समझ आई? बात समझ आई? तो ये हर एक कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसीलिए इसने लिखा है रिप्रेजेंट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच रिप्रेजेंट्स द कैटेगरी। यही बात की थी हमने यहाँ। तो टॉपिक को ध्यान से अगर आपने सुना है तो ये लाइंस जो है बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि यार टेक्सा भी वही है, कैटेगरी भी वही है। नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेक्सा एंड कैटेगरी। साफ साफ यहां बताया जा रहा है टेक्सा और कैटेगरी के बीच में डिफरेंस है। कभी भी ऐसा मत कहना टेक्सा एंड कैटेगरी आर द सेम, नहीं, they are different, there is a difference between category and taxa, ठीक है। So hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa। अब देखो आ गया ना वही, based on these characteristics all living organisms can be classified into different taxa which represents the categories। देखो, this process of classification is known as taxonomy, यानी study of different taxa is taxonomy। यहां लिखा है study of different taxa is taxonomy। देखो वही बात, यहीं से कहानी शुरू हुई है। इस पैराग्राफ को कंफ्यूजिंग मत बताओ। अब जैसे जितने भी हम ये टेक्सोनॉमी में जितना भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो करते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, मैंने वही कहा। फिर मैंने आपको कहा साइटोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शंस ऑफ, अगर हम सेल के सारे स्ट्रक्चर फंक्शन की बात करें, उसके सेल ऑर्गेनेलिज की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस भी आ गया, एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर असेंशियल and hence form the basis of modern taxonomic studies। अब देखो यहां पर क्या है? इकोलॉजिकल, इकोलॉजी, हैबिटेट, नेचर, वो सब कुछ उसकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो मॉडर्न टेक्सोनॉमी में आती है, सिस्टमैटिक्स जिसको हम कहते हैं। तो इसीलिए हेंस करेक्टराइजेशन, 4 पिलर्स, आइडेंटिफिकेशन, classification and nomenclature are the processes that are basics to taxonomy। तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द बेसिक्स और द पिलर्स ऑफ टैक्सोनॉमी, तो ये 4 पिलर्स आपने देने हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो आज आपने किया है यूनिट ऑफ ग्रुपिंग एट ईच लेवल,
है ना, at any level, that is category or rank, and this rank is represented by a group of organisms which are known as taxon और taxon। ठीक है, तो हर एक टैक्सॉन जो है वो एक लेवल को रिप्रेजेंट करता है, इस लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो यहीं पे लिखा है ना। ये जो लाइन है ना, डॉग इज ए मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल, देयरफॉर एनिमल, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स, इसीलिए यहां पर जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर देता है। ठीक है, तो याद रखिए पहली लाइन ये कंफ्यूज कर देती है टेक, जैसे ये द साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरीज इज टैक्सा, नो डाउट इट इज राइट, बट इसके बीच में जो थोड़ी सी डिटेल है ना वो ध्यान में रखिएगा। तो आई होप आपको ये जितना भी टॉपिक है, ये जितना भी टॉपिक है यहां से हमने शुरू किया टेक्सोनॉमी से, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। So do like, share and subscribe. Thank you. Thank you very much.